आगे देख रहा हूँ भाई, सबके लाइव लगे हैं। कैसे क्या होगा दोस्त, कोई लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि पूरा मामला जब बात रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इस देश की संपत्तियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इस देश की संपत्तियां हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां हैं मान्यवर। ये रेल, ये सेल, ये BPCL, ये LIC, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। कपूत सरकार चल रही है सर, इस देश के देश को बेचने का काम कर रही है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। सर मुझे समझ में नहीं आता सर, मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। मैं कहता हूं अंग्रेजों को दलाल, पूरा इनको लग जाता है। ये क्या है सर, ये क्या है? मैं कहता हूं अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, बुरा इनको लग जाता है। मैं कहता हूं अंग्रेजों के गुलाम, बुरा इनको लग जाता है। क्यों बुरा लगता है सर, क्यों बुरा लगता है, क्यों बुरा लगता है? अरे सुनो ना, सच को सुनो। क्या कर रहे हैं? वो एक MP है, ये क्या हो रहा है? एक MP के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग, यही है। आराम से। एक नया दिन, नई सुबह, और नए दिन नई सुबह में नई ED की कार्रवाइयाँ। बीते दिन ED दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज़ क्लिक, जो एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल है, न्यूज़ वेबसाइट है, उसके 46 पत्रकारों के यहाँ छापेमारी की थी कल। आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के यहाँ पर सुबह से ही ED की छापेमारी की कार्रवाई जारी है। ये छापेमारी की कार्रवाई जो ED ने की है संजय सिंह के यहाँ पर, वो शराब घोटाले में के सिलसिले में की है। संजय सिंह के यहाँ पर जो कार्रवाई हुई, उसके बाद फिर सियासी घमासान शुरू हो गया। पार्टियों के बयान आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी कई जो उनके अपने सहयोगी हैं, उनके भी बयान सामने आए हैं। हैरानी की बात यह है कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े लीडर इस वक्त जेल में हैं, और सरकार तो केंद्र की सरकार है, वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं केजरीवाल, उनको भी बहुत जल्दी ही किसी न किसी तरह से ठिकाने लगाना चाहती है। संजय सिंह एक अहम हिस्सा हैं, अहम जिम्मेदार पर्सन है आम आदमी पार्टी के, तो इस वक्त उन पे नज़र है और उनके ख़िलाफ़ सरकार चाहती है कि कुछ करके इनको जेल भेज दिया जाए, जैसे मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल में है और कई और भी लीडर्स इनके जेल में हैं। यहाँ पर जब ED की टीम संजय सिंह के घर पर पहुंची तो उनके 87 साल के बुजुर्ग पिता हैं, उनको आप देखेंगे वीडियो में कि किस तरह से वो लोग पकड़ के चला के लेकर के जा रहे हैं, जिसको कहते हैं संवेदनशीलता या मोरालिटी, वो तो बची नहीं है अपने यहाँ पर। पब्लिक में, भाषणों में और चौराहों पर खड़े होकर के हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन प्रैक्टिस वो चीज़ें हमारे अंदर होती नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने भी संजय सिंह के यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है उसके बाद बयान में कहा है कि पार्टी पहले से कह रही थी कि शराब घोटाला करके आपने जनता को लूटा है। अब ये शराब घोटाला क्या है, थोड़ा सा ये बता दें। 2020-21 में जिस वक्त कोरोना फैला हुआ था पूरी दुनिया में, ये नीति
दिल्ली की सरकार ने बनाई थी, इसमें इसके क्रियान्वयन यानी इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया तो उसमें कुछ खामियां या अनियमितताएं की शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के थे उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि नई शराब नीति के बाद में इसे बनाने और इसके क्रियान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच इसको रद्द भी कर दिया गया। जब इसको लेकर के कुछ आरोप लगे तो इस जो नीति बनाई गई थी इसको रद्द कर दिया गया कि अभी हम लागू नहीं कर रहे हैं। ईडी की जांच सीबीआई से अलग कैसे है, क्योंकि इसी मामले में सीबीआई भी कार्रवाई कर रही है और सीबीआई की भी छापेमारियाँ कई सारी जगहों पर, जिसमें केसीआर की बेटी का भी इन्वॉल्वमेंट बताया जाता है, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रतिक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले की जांच शुरू की। ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जांच कर रही हैं। अब चूँकि ये विपक्ष भी आरोप लगाता है, मीडिया की तरफ से भी आरोप लगते हैं और जो समझदार किस्म के लोग हैं वो सब समझते हैं, जानते हैं। चुनाव का सीज़न शुरू है। इस वक्त बड़े चुनाव होने जा रहे हैं। 5 राज्यों के बड़े राज्य हैं ये, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड, झारखंड और त्रिपुरा। 5 राज्यों के चुनाव के फ़ौरन बाद फरवरी तक अगले साल अधिसूचना जारी हो जानी चाहिए लोकसभा चुनावों की, जो 2024 में होने। तो कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव के लिए अब से लेकर के 3-4 महीने का वक्त बाकी है और 3-4 महीने के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी भारत में चुनावों की। जो बड़ा चुनाव एक होना है पूरे देश की सरकार बनने के लिए, उससे पहले 5 राज्यों के चुनाव हैं जो दिसंबर तक ये हो करके इनका सारा काम निपट जाना चाहिए। एक गठबंधन जो बना है उससे सरकार, जो केंद्र की सरकार है और आरएसएस दोनों बौखलाए हुए हैं और परेशान है। अच्छा, आरएसएस जो है वो गवर्निंग काउंसिल है। इस वक्त पूरा कंट्री को किस तरह से चलाना है, क्या होना है, चीज़ें वहाँ से तय होती हैं और इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर और हैं। आज जो ये ईडी की कार्रवाई हुई है, इससे पहले कल 2 बड़ी घटनाएं हुई थी। एक तो न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पे छापेमारी हुई थी, दूसरे टीएमसी के सांसदों को, टीएमसी के बड़े लीडर्स को, जिसमें अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा और सनातन सेन और डोला सेन, इनको दिल्ली पुलिस ने कल डिटेन किया था। उसकी पूरी डिटेल हम नहीं बता रहे हैं किस सिलसिले में किए गए थे, क्या हुआ था, लेकिन हम एक वीडियो दिखाएंगे इसमें और वो आप देखिएगा कि किस पूरी तरह से उनको दिल्ली की पुलिस और ऑनरेबल एमपीज हैं और पुलिस किस तरह से उनके साथ बिहेव करती है। अब सवाल यहाँ पैदा होते हैं कि सारे करप्शन, सारे करप्ट, सारे घोटाले, सारी बुराइयाँ केवल विपक्ष ने की हैं या विपक्ष ही इसके लिए जिम्मेदार है। अडानी के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर हिंडनबर्ग ने बहुत ही सेंसिटिव आरोप लगाए। अडानी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके खिलाफ कोई बयान सरकार की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आया। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं मंच से और कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, तो मालूम है महाराष्ट्र में वहाँ पर जो भ्रष्ट थे एनसीपी के, वो सारे के सारे जा कर के सरकार में शामिल हो जाते हैं महाराष्ट्र के में। और जो 70,000 करोड़ रुपए के घोटालेबाज प्रधानमंत्री बता रहे थे कि इन लोगों ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है,
वो वहाँ पर आज पावर शेयर में है, पावर शेयर करके बैठे हुए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं उस पावर को। उप मुख्यमंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, जिनके खिलाफ CBI, ED, इनकम टैक्स में मुकदमे मौजूद हैं। असम के मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम तरह के BJP के ही लोग आरोप लगाते थे। पूरी एक बुकलेट अमित शाह ने जारी की थी। असम के मुख्यमंत्री को लेकर कोई बात नहीं होती। दर्जनों मामले हैं। अडानी के पोर्ट पर अरबों रुपए की ड्रग्स बरामद हुई थी, कोई FIR नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई उसके खिलाफ। तो सरकार अपने पक्ष के जो लोग हैं उनके खिलाफ कुछ भी करने को तैयार नहीं है, बोलते ही नहीं। अब हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए अडानी को लेकर के, वो सीरियस इसलिए कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ हवाला का कारोबार हुआ है, चीन के व्यापारियों का पैसा लगा है, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका पैसा लगा है, और उसमें हो सकता है ओसामा बिन लादेन का भी पैसा हो, दाऊद इब्राहिम का भी पैसा हो, मैक्सिकन माफिया का हो, इसराइलियन माफिया का हो, इटालियन माफिया का पैसा हो सकता है। तो एंटी इंडिया जो लॉबी है वो हो सकता है उसमें पैसा लगा रहे हो। वह मॉरिशस ये सारा पैसा आता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, पूरा मैनिपुलेशन होता है, और उसमें शेयर बाज़ार को इस्तेमाल करते हैं, शेयर्स की कीमत बढ़ाते हैं, उसको मैनिपुलेट करके जो 10 रुपये की चीज़ है उसको 50 रुपये की और 200 रुपये की बेचते हैं। और इसका भाई अडानी का, 2 भाई विनोद अडानी और जो गौतम अडानी के 2 भाई हैं, जो एक कीनिया से और एक UK से बैठ कर के ये सारे काम करते हैं, राजेश अडानी और विनोद अडानी। ये दोनों लोग फेक कंपनियां बना करके भारत के अंदर पैसा लगाने का काम करते हैं शेयर बाज़ार के ज़रिए। अब इन लोगों ने किसका पैसा बाज़ार से उठाया हुआ था वहाँ पर, और वो पैसा भारत में ला करके किस तरह से इन्होंने उसकी खपत की। मॉरिशस में जो इन लोगों ने कंपनियां खोली हुई थी, मॉरिशस की सरकार ने उस पर कार्रवाई की है, भारत में कार्रवाई नहीं हो रही है उस पर। तो ये जो चीज़ें हैं, अब जैसे न्यूज़ क्लिक वेबसाइट के ऊपर कार्रवाई हुई, उसके 46 पत्रकारों के यहाँ छापेमारी हुई, और अभिषार शर्मा और जो दीगर बड़े बड़े इनके अपने पत्रकार हैं उन लोगों के यहाँ पर छापेमारी हुई। तो उसमें भी बता दें कि मामला क्या है। मामला ये है, आरोप लगा न्यूज़ क्लिक के ऊपर कि इन्होंने विदेशों से पैसा लिया है, 38 करोड़ रुपए के करीब का उसका बताया गया। बिल्कुल कार्रवाई कीजिए, लेकिन अडानी से आपकी हमदर्दी क्यों है? अब न्यूज़ क्लिक के दफ्तर की हम थोड़ा सा बता दें। ये कल सुबह कार्रवाई हुई थी, और इसके एडिटर इन चीफ प्रवीर और ह्यूमन रिसोर्सेज के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। इसमें न्यूज़ क्लिक पर चीन से फंडिंग और चीन का एजेंडा चलाने का आरोप है, और भारत सरकार की छवि खराब करने का आरोप है कि ये न्यूज़ क्लिक जो मीडिया प्लेटफॉर्म है वो प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार की इमेज खराब कर रहा है। जिन पत्रकारों के खिलाफ छापेमारी हुई थी उसमें वेबसाइट के संपादक प्रवीर, पत्रकार अभिषार शर्मा, आनंद चक्रवर्ती, भाषा सिंह, व्यंग्यकार, ये कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन संजय राजौरा, और एक बहुत नेम्ड, बहुत प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है सुहेल हाशमी। अगर आपने सुहेल हाशमी साहब के कभी लेक्चर सुने हो तो आपको पता चलेगा वो कितने काबिल इंसान हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, और इसी सिलसिले में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट के पर आरोप लगाए थे उसने, तभी से ये फिर मामला आगे बढ़ा, और बताया गया था न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा न्यूज़ क्लिक चला रहे हैं। बहुत मुमकिन है ऐसा हो, हम ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल आप कार्रवाई करिए, लेकिन सबके खिलाफ करिए जो भी गुनहगार हैं। न्यूज़ क्लिक ने इस मामले को लेकर के पूरी तरह से इनकार कर दिया था आरोपों से,
अब न्यूज़ क्लिक के जो 46 पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उस पर विदेशी मीडिया में इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से छापा गया। अब बताएं किस किस ने क्या क्या छापा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि कड़े आतंकवाद विरोधी कानून वाले केस में भारतीय पुलिस ने मंगलवार को न्यूज़ क्लिक से जुड़े 46 पत्रकारों और कंट्रीब्यूटर्स के घरों पर छापेमारी की और उनके फ़ोन और लैपटॉप जब्त किए। न्यूज़ क्लिक भारत सरकार की आलोचना करने वाला एक वामपंथी न्यूज़ आउटलेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मीडिया पर तेज होते हमलों का ये ताज़ा नमूना है। सालों से मोदी सरकार न्यूज़ क्लिक पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाती रही है, लेकिन इस साल अगस्त में मोदी सरकार ने न्यूज़ वेबसाइट की स्क्रूटनी तेज कर दी और आरोप लगाया कि चीन से न्यूज़ वेबसाइट ने फंड लिया है। ये वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर लिखी है। आगे वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, भारत में स्वतंत्र मीडिया आउटलेट कड़ी सेंसरशिप से जूझ रहे हैं। इन संस्थानों को गिरफ्तारी और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ा है। मोदी सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थान पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए छापेमारी बढ़ा दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको लेकर क्या लिखा है वो बताते हैं। पुलिस ने नई दिल्ली में पत्रकारों के घरों पर मंगलवार की सुबह छापे मारे और एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। मोदी सरकार की रिपोर्ट करने वाली पुलिस की स्पेशल सेल मोदी सरकार की रिपोर्ट करने वाली पुलिस की स्पेशल विंग ने पत्रकारों पर यह कार्रवाई की। न्यूज़ क्लिक पर साल 2021 में भारत में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जांच करने वाली संस्था ईडी के अधिकारियों ने छापा मारा था। 2 महीने पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि न्यूज़ क्लिक उस इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा है जिसकी फंडिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक बिजनेसमैन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस आज़ादी के मामलों में 180 देशों की लिस्ट में भारत 161वें नंबर पर है। फ्रीडम जो मीडिया का जो रैंकिंग है उसमें 180 मुल्कों में 161वें नंबर पर है भारत। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भारत के साल 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत प्रेस की आज़ादी के मामले में 20 स्थान नीचे खिसक गया है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मुझे इस कार्रवाई को सही ठहराने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी ने गलत किया है तो जांच एजेंसियां जांच करेंगी। ये जो अभी आपने बताया ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। वहीं पर अल जज़ीरा ने इसको लेकर के रिपोर्ट किया है। कतर के का ये मीडिया है अल जज़ीरा, उसने लिखा है कि भारत में पुलिस ने चीन का प्रोपेगेंडा चलाने के लिए विदेशी फंड लेने के आरोप में देश के प्रमुख पत्रकार और एक समाचार वेबसाइट के संस्थापक प्रवीर को कड़े आतंकवाद विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पहले दिल्ली पुलिस ने कई पत्रकारों के घरों पर छापे मारे और उनके फ़ोन लैपटॉप जब्त कर लिए। अल जज़ीरा लिखता है कि 17 अगस्त को न्यूज़ क्लिक और इसके पत्रकारों के खिलाफ UAPA की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो रिपोर्ट छापी थी उसका भी इसमें हवाला दिया है तो उसने आरोप लगाए थे। वहीं ब्रिटिश का जो अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, उसने भी लिखा है कि एक पुलिस अधिकारी ने FTO को बताया कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून वाले एक केस में 46 संदिग्धों से पूछताछ की गई और उनके आवास पर छापे मारे गए। साथ ही जांच के लिए उनके डिजिटल डिवाइसेस और दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है। इस न्यूज़ वेबसाइट के मालिक पर आरोप है कि उन्होंने चीनी व्यापारी से फंड लिया है। द गार्जियन ने भी इसको लेकर के रिपोर्ट किया है। उसने लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख के बाद न्यूज़ क्लिक की चीन से फंडिंग का मुद्दा बीजेपी के सांसदों ने उठाया। इसके तुरंत बाद न्यूज़ क्लिक के ट्विटर अकाउंट को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया और इस पर भारत की केंद्र सरकार की एजेंसियां ईडी ने जांच शुरू कर दी। गार्जियन ने लिखा कि न्यूज़ क्लिक भारत के कुछ बचे हुए स्वतंत्र समाचार संगठनों में से एक है। इस पर साल 2021 से जांच चल रही है और इसके एडिटर इन चीफ को गिरफ्तार किया गया है। यह द गार्जियन ब्रिटिश अखबार है। कई जो फैक्ट चेकर्स हैं जैसे जुबैर वगैरह गिरफ्तार हुए, उनकी भी यहाँ पर हवाला दिया है।
अब ये जो सरकार है वो चाहती है कि हमारे तरीके से सब काम करें, क्योंकि सरकारी जो संस्थान हैं जैसे ईडी है, सीबीआई है, आईबी है, पुलिस है, वो तो सरकार जो कहेगी उनको करना ही है, क्योंकि सरकारी मुलाजिम है। सरकार ये भी चाहती है कि जो दूसरे इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी वही करें जो हम चाहते हैं या हमारे समर्थन में करें। ऐसे में विपक्ष की बात करने वाला मीडिया भारत में बचा नहीं, विपक्ष को दिखाने वाला मीडिया भारत में बचा नहीं। अभी पुरानी पेंशन को लेकर के रामलीला ग्राउंड पे तो 2 दिन पहले बहुत बड़ी एक रैली हुई, विशाल रैली थी, लाखों लोग उसमें जमा हुए थे ओल्ड पेंशन के लिए। जितना भारत का मेन स्ट्रीम का मीडिया सब ने ब्लैकआउट किया उसको, और ANI जो सरकारी एक तरह से संस्था है, न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, उसके वीडियोज़ उठा करके 1-1, 1.5 मिनट के उसको उन्होंने दिखा दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई जर्नलिस्ट मौके पर नहीं गया, ना उन्होंने कवरेज की, ना उन्होंने फुटेज वहाँ से लिए, सिर्फ सोशल मीडिया से, ट्विटर से वीडियोज़ उठाए और वो खबर लगा दिए। ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं वो देश के जो हालात हैं उनको बयान करती हैं कि आप जो भी कोई बोलता है उसको खामोश करा दें, और खामोश कराने के लिए सरकारों के पास केवल एक केंद्र की सरकार के नहीं, राज्यों की भी जो सरकारें होती हैं उनके पास अनगिनत तरीके होते हैं, बेशुमार ताकत होती है, और उनका पूरा तंत्र होता है। जज लोया की तरह सजाएं दी जाती हैं, बाबरी मस्जिद की तरह सब लोग निर्दोष साबित कर दिए जाते हैं। गुजरात दंगों में जैसा हुआ, कुछ लोग पकड़े भी गए तो उनको बाद में फिर ग्लोरीफाई किया गया, उनके स्वागत किए गए, उनको फूल मालाएँ पहनाई गई, सरकारें उनको छोड़ देती हैं। क्योंकि सरकार है तो सरकार जैसे चाहे वो करे, जनता की सुनवाई होती नहीं। सरकारें जनता के लिए नहीं बनती हैं, वो अपने निजी इंटरेस्ट के लिए और अपने जिस विचारधारा के लिए वो आते हैं सत्ता में, वो उस पर पूरी तरह से कायम रहते हैं और काम करते हैं। RSS की विचारधारा और देश इस वक्त चल रहा है, किस तरफ जाने वाला है 2024 के चुनाव उसका फैसला कर देंगे। उसके जो नतीजे होंगे, अगर 2024 में चुनाव होते हैं तो उसके जो नतीजे होंगे वो देश का अगले आने वाले कई सदियों का भविष्य तय करेंगे कि भारत का क्या होना है। फिलहाल छापेमारी चलती रहेंगी और विपक्ष के जो लोग हैं उनके खिलाफ और जो भी कोई बोलेगा उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। समाज में से कोई बोलेगा, हो सकता है वो गायब कर दिया है। इस तरह का कभी सुनते थे लीबिया में जब कर्नल कदाफी की वहाँ पर गवर्नमेंट थी कि हर 4 में से 3 लोग जो घर के भी होते थे फैमिली मेम्बर्स या दोस्त होते थे आपस में, वो बात करने से डरते थे। सरकार को लेकर के वो बात नहीं कर सकते थे कि कदाफी की गवर्नमेंट कैसा कर रही है। वो हवा की, मौसम की, फिल्मों की, खेल की तो बातें करते थे, लेकिन सरकार या कदाफी नाम नहीं ले सकते थे। अगर कोई किसी ने नाम ले दिया तो वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती थी ऊपर। हर 4 में से 3 लोग वहाँ पर इन्फॉर्मर होते थे। प्रोफेसर आरिफुल इस्लाम की एक किताब है अतातुर्क फी करबला, उसे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा का पूरा चैप्टर है इस पर। और वो बुक आरिफुल इस्लाम साहब की, प्रोफेसर आरिफुल इस्लाम, उनकी एक हिस्टोरिकल एविडेंस है, ऐतिहासिक दस्तावेज है, तो उसमें पूरा इसको लेकर के लिखा हुआ है। तो जब डेमोक्रेसी नहीं रहती है और डिक्टेटरशिप हो जाती है तो वहीं यही ऐसे ही होता है। उसमें लिखते हैं आरिफुल इस्लाम साहब कि लीबिया में अगर किसी को सरकार को लेकर के किसी ने कोई बात कही तो गायब हो जाते थे लोग।
कहाँ चले जाते थे कभी पता ही नहीं चलता था। वो लौट करके नहीं आते थे, उनके जिंदा हैं मर गए क्या हुआ। जैसे भारत में नजीब गायब हो गया, दिल्ली JNU का एक स्टूडेंट था, वो उसको ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, कहाँ चला गया, मार दिया गया, कहीं किसी ने कैद करके रखा हुआ है, किसी ने बंधक बनाया हुआ है, कोई पता नहीं चला उसका। ठीक इसी तरह से कदाफी के राज में लीबिया में पता नहीं चलता था कि क्या हुआ किसके साथ। डिक्टेटरशिप ऐसी ही होती है। जब तक कोई भी व्यक्ति पावर में होता है, किसी भी तरह की ताकत हो उसके पास, उसका घमंड कभी ख़त्म नहीं होता है। और ये घमंड टूटते हैं फिर बाद में, जब जनता उकता जाती है, परेशान हो जाती है। तो 2024 के चुनाव चीज़ों का फैसला करेंगे कि क्या होगा। बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ इस जंग न्यूज़। शुक्रिया आप सभी का। आप मुझे ब्रजेश जी 3 घंटे के लिए CBI दिलवा दीजिए। मोदी को, अडानी को और अमित शाह को एक बैरक में रखूंगा जेल में डाल के। एक बात मैं आपको ब्रजेश जी बता दूं, अडानी के नौकरों से हम लोग डरते नहीं। ये अडानी की नौकर की सरकार चली है। अडानी के नौकर हैं जो देश की सरकार में बैठे, इनसे हम डरेंगे? जब तक ये सरकार है, आज की तारीख से लेकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 मई, जब तक इसका टेन्योर हो तब तक आप जेल में डाल दीजिए। अभी यहां से निकल रहा हूं, 1 घंटे बाद पकड़ के जेल में डाल दीजिए। आप जेल से डराएंगे हम लोग को? जेल से डराएंगे? आंदोलन की कोख से हम लोग निकले हैं। और तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया। तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया है।